पैसा खुशी देता है या छीन लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? हाँ, पर इसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। और आज हम जिस शख्स की नजरों से सवाल को समझने की कोशिश करेंगे, उन्होंने जिंदगी के इन दोनों पहलुओं को बहुत करीब से देखा है। अच्छा। हम बात कर रहे हैं कवि विलियम एच डेविस और उनकी एक बहुत ही कमाल की कविता मनी की। ओके। और डेविस के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो कोई ऐशो आराम में पले बड़े कवि नहीं थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन और अमेरिका की सड़कों पर एक घुमक्कड़ यानी एक ट्रैम्प की तरह बिताया। मतलब सड़कों पर? हाँ, उन्होंने फेरी वाले और स्ट्रीट सिंगर बनकर गुजारा किया। तो जब वो पैसे और गरीबी के बारे में लिखते हैं तो वो सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे होते, वो अपना भोगा हुआ सच बता रहे होते हैं। बिल्कुल। ये कविता एक पहेली की तरह शुरू होती है। एक अमीर आदमी दुखी क्यों है और एक गरीब आदमी वो खुश कैसे हो सकता है? सही बात है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और कवि के दिए हुए सुरागों को एक एक करके जोड़ेंगे। हाँ, और कविता की शुरुआत ही एक झटके से होती है। पहली ही लाइन में कवि कहते हैं, जब मेरे पास पैसा था, बहुत सारा पैसा, तब मुझे सच्ची खुशी का रास्ता नहीं मिला। ये तो बिल्कुल उल्टा है। वही तो, हम सब तो यही सोचते हैं कि पैसा आएगा तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और बस खुशी ही खुशी होगी। यहाँ तो कहानी अलग है। यही इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग है। कैसे? कवि बताते हैं कि जब वो अमीर थे तो उनके घर पे दोस्तों का तांता लगा रहता था, लेकिन वो उन्हें दोस्त नहीं, झूठे इंसान कहते हैं। झूठे इंसान? हाँ। जरा उस एहसास की कल्पना कीजिए, आपका घर लोगों से भरा हुआ है, हर कोई आपसे हंसकर बात कर रहा है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर पता है कि इनमें से कोई भी आपका नहीं है। वो सब आपके पैसे के दोस्त हैं। बिल्कुल, ये भीड़ में अकेले होने वाला एहसास है जो शायद सबसे ज्यादा चुभता है। ये तो आज के दौर से भी जुड़ता है ना? हाँ, कैसे? जैसे सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स और फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन जब सच में किसी की जरूरत पड़ती है तो कोई नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। 100 साल से भी ज्यादा पहले डेविस उसी अकेलेपन की बात कर रहे थे। मतलब ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। नहीं, बल्कि दौलत और दिखावे का एक साइड इफेक्ट है जो हमेशा से मौजूद रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। दौलत एक चुम्बक की तरह काम करती है, लेकिन वो अक्सर गलत चीजों को अपनी तरफ खींचती है। वो ऐसे लोगों को खींचती हैं जो आपके लिए नहीं बल्कि आपके पास जो है उसके लिए आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि आप कभी भी किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाते। आपको हमेशा शक रहता है कि ये रिश्ता सच्चा है या मतलब का। एग्जैक्टली। इसी बोझ को समझाने के लिए कवि एक बहुत ही अजीब सा रूपक इस्तेमाल करते हैं, और सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा उलझावा लगा। कौन सा? वो कहते हैं कि वो उस बच्चे की तरह महसूस करते थे जिसके हाथ में एक बाजा यानी एक ट्रम्पेट तो है, लेकिन वो उसे बजा नहीं सकता क्योंकि उसके घर में किसी की मौत हो गई है। मतलब वो दुखी है ये तो समझ आता है, लेकिन बाजा ही क्यों? वो बस ये क्यों नहीं कह देते कि मेरा कुछ कहने का मन नहीं था? इस ट्रम्पेट में क्या खास बात है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है और यही इस कविता की खूबसूरती है। ये सिर्फ दुख के बारे में नहीं है। तो फिर? ये अभिव्यक्ति की मौत के बारे में है। ट्रम्पेट खुशी का, उत्सव का, एक बुलंद आवाज का प्रतीक है। अच्छा। कवि के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। उनके दिल में शायद खुशी के कुछ पल भी थे, लेकिन वो उन्हें व्यक्त नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि वो जिस बनावटी दुनिया में जी रहे थे वहां सच्ची भावनाओं की कोई कद्र नहीं थी। अच्छा, तो ये एक तरह की घुटन है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपके पास आवाज तो है पर आप चिल्ला नहीं सकते क्योंकि माहौल ही ऐसा है कि आपकी सच्ची आवाज का या तो मजाक उड़ाया जाएगा या उससे कोई समझेगा ही नहीं। हाँ, उन झूठे दोस्तों के सामने वो अपनी असली खुशी या अपना असली दुख कैसे दिखाते? वो तो बस उनके पैसे में दिलचस्पी रखते थे। बिल्कुल, ये वो खामोशी है जो बाहरी शोर के कारण पैदा होती है। जब आपके चारों तरफ सिर्फ मतलब की बातें हो रही हों तो सच बोलने का मन ही नहीं करता। कवि को शायद ये महसूस हो रहा था कि इस बनावटी दुनिया में सच बोलकर भी क्या मिलेगा। उनकी असली आवाज उस झूठे शोर में कहीं खो जाएगी। इसलिए हाथ में ट्रम्पेट होते हुए भी वो खामोश रहने पर मजबूर थे। हाँ, और ये अमीरी की सबसे बड़ी त्रासदी है। सब कुछ होते हुए भी खुद को व्यक्त करने की आजादी ना होना। तो एक तरफ अमीरी की ये घुटन भरी खामोशी है, लेकिन फिर कहानी पूरी तरह पलट जाती है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही पैसा हाथ से जाता है, कवि को एक बिल्कुल अलग दुनिया दिखाई देती है, और ये दुनिया उस खामोशी के बिल्कुल उलट है। हाँ, कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। अब कवि उन लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, और वो क्या देखते हैं? क्या?
वो देखते हैं कि गरीब लोगों का दिल हल्का और खुश रहता है। हल्का और खुश। और इस बात को साबित करने के लिए वो जो तस्वीरें खींचते हैं वो कमाल की हैं। वो गरीब लोगों की पत्नियों के बारे में लिखते हैं जो मधुमक्खियों की तरह गुनगुनाते हुए सुबह से रात तक काम करती हैं। ये मधुमक्खियों की तरह गुनगुनाना, ये बहुत कमाल की छवि है ना? मधुमक्खियां मेहनत करती हैं, लेकिन उनके काम में एक संगीत होता है, एक लय होती है। हाँ, एक लय। मतलब काम तो है, थकान भी है, लेकिन उसमें कोई बोझ या कड़वाहट नहीं है। पर सवाल फिर वही उठता है, ऐसा क्यों? मेहनत तो वहां भी है, शायद अमीरी से ज्यादा है, फिर वो खुश कैसे हैं? इसका जवाब उस एक चीज में छिपा है जो गरीबों के पास नहीं है, दिखावा। दिखावा। जब आपके पास खोने के लिए कोई बड़ी दौलत नहीं होती, जब आपको समाज में एक झूठी इमेज बनाए रखने का दबाव नहीं होता, तब आप आजाद हो जाते हैं। अच्छा। आपके रिश्ते सच्चे होते हैं क्योंकि कोई आपसे कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ता। वो आपसे इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। यही हल्कापन है। उनके पास चीजें कम हैं, लेकिन उनके रिश्ते अमीर हैं। बिल्कुल, उनकी जिंदगी में बनावटीपन की खामोशी नहीं, बल्कि सच्चाई का संगीत है। और इसी बात को कभी एक और गहरे फर्क से समझाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने गरीबों को दिल खोलकर हंसते हुए देखा है। हाँ। जबकि अमीर लोग बस एक ठंडी बेजान सी नाराजगी या घमंड लिए घूमते हैं, जिसे वो कोल्डली फ्राउन कहते हैं। कोल्डली फ्राउन? एक तरफ सच्ची खिलखिलाती हंसी है और दूसरी तरफ एक नकाब ओढ़ी हुई गंभीरता। और इस तुलना से एक बहुत बड़ा सबक निकलता है। कवि महसूस करते हैं कि गरीबों को ऊपर उठने की उतनी जरूरत नहीं जितनी अमीरों को थोड़ा नीचे उतरने यानी विनम्र बनने की जरूरत है। वाह! ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये इंसानियत और नजरिए के बारे में है। कवि कह रहे हैं कि असली समस्या पैसा नहीं, बल्कि पैसे से पैदा होने वाला घमंड और अलगाव। सही बात है। अमीरों को जमीन से जुड़कर ये सीखना चाहिए कि असली खुशी संपत्ति इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि सादगी और सच्चे मानवीय रिश्तों में है। ये विनम्रता का एक शक्तिशाली आह्वान है। मतलब ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये नजरिए का खेल है। बिल्कुल। अमीर शायद दुनिया को ऊपर से देख रहे हैं, इसलिए उन्हें नीचे के लोग और उनकी खुशियां वो दिखाई नहीं देती, जबकि गरीब जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो जिंदगी की छोटी छोटी असली चीजों का मजा ले पाते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। ये बिल्कुल नजरिए की ही बात है। जब आप शिखर पर होते हैं तो आप अकेले होते हैं, लेकिन जब आप जमीन पर होते हैं तो आप बहुत से लोगों के साथ होते हैं। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। कविता जहां से शुरू हुई थी लगभग वहीं खत्म होती है। हाँ, लेकिन अब हमें उस पहली का जवाब मिल गया है। कवि फिर से अपनी जिंदगी के दोनों दौर को याद करते हैं। हाँ, और अब वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं क्या? कि जब उनके पास पैसा था तो उनके बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन वो सब झूठे निकले। और अब जब उनके पास पैसा नहीं है तो उनके दोस्त बहुत कम हैं, शायद गिने चुने, लेकिन वो सब के सब असली हैं। सब असली है। पैसा एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब वो चला जाता है तो वो अपने पीछे सिर्फ वही छोड़ जाता है जो सच्चा और खरा होता है। और यहीं पर कविता का सबसे बड़ा और आखिरी सबक मिलता है ना? बिल्कुल। कि दोस्ती या किसी भी रिश्ते का असली पैमाना पैसा नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त होता है। सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी पार्टी में शरीक हो, और दिल से जुड़े रिश्तों से मिलती हैं। ये कविता हमें उन लोगों की कदर करने के लिए कहती है जो हमारे साथ स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई से जुड़े होते हैं। और शायद यही असली दौलत है। हाँ, यही असली दौलत है। तो संक्षेप में अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो ये कविता हमें सिखाती है कि दौलत कैसे इंसान को अकेला कर सकती है, उसे कैसी खामोशी में धकेल सकती है जहां वो चाहकर भी अपनी बात नहीं कह सकता। हाँ। जबकि दूसरी तरफ सादगी और सच्चे रिश्ते असली खुशी को जन्म दे सकते हैं, जहां कम होने के बावजूद जिंदगी में एक संगीत होता है। बहुत खूब। ये एक गहरा सबक है कि जिंदगी में क्या मायने रखता है और क्या नहीं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये कविता हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी जिंदगी में संपत्ति और रिश्तों को किस पैमाने पर तौलते हैं। बहुत जरूरी सवाल है। और शायद इससे भी गहरा सवाल ये है कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा डर या सामाजिक दबाव है जो हमारे अपने ट्रम्पेट को आजादी से बजने से रोक रहा है। वाह! वो कौन सी वजह है जो हमें अपनी सच्ची आवाज में अपनी पूरी खुशी या अपना पूरा दर्द जाहिर करने से रोकती है?